मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में आप सबसे कुछ जो छोटी-छोटी खबरें हैं लेकिन एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी नहीं हैं, उनके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और ख़ासकर जिन खबरों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ज़्यादातर इनका संबंध प्री एग्ज़ामिनेशन से है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीज़न दिया है और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसका जो संबंध है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है और आप जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। ये जो निर्णय दिया गया है, ये 5 इन्फ्लुएंसर से संबंधित जो मामला था उसके बारे में दिया गया है। सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आप जानते हैं, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने विभिन्न समुदायों से संबंधित हास्य पैदा करने वाली टिप्पणी की और ये जो समुदाय थे, सच पूछिए तो कुछ दिव्यांग थे, कुछ दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित लोग थे, यानी आप कह सकते हैं कि संवेदनशील लोग थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप इनके बारे में कुछ व्यंग करते हैं, हास्य पैदा करते हैं, तो आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों के बारे में जो समाज के हाशिए में रह रहे लोग हों। और फिर न्यायालय ने बहुत साफ तौर पर कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि व्यावसायिक फायदे के लिए यदि आप कोई बात कहते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, तो वह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि आप किसी का मजाक बना करके अपना आर्थिक लाभ नहीं ले सकते हैं और आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर्स जनरली ऐसा करते हैं। यह डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कहा कि जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, प्लीज़ वो बाकायदे अपने को विनियमित करें, अपने को रेगुलेट करें और सरकार से भी कहा गया है कि वे इसके लिए कानून बनाएं, नियम बनाएं और जो कानून और नियम हों उनमें दंडात्मक व्यवस्था भी होनी चाहिए और साथ ही साथ इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसकी गरिमा को ठेस पहुंची है उसके अनुपात में उसके नुकसान की भरपाई हो सके। यानी कि जो डिसीजन दिया गया है वो एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन दिया गया है। डिसीजन देते हुए जो जस्टिस जय माल्य बागची थे, उन्होंने जो बात कही उसे मैं यहाँ आप सबके सामने ज्यों का त्यों रखना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है, ह्यूमर का स्वागत है और यह जीवन का हिस्सा है। हम खुद पर हंसते हैं, लेकिन जब हम दूसरों पर हंसना शुरू कर देते हैं और संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाते हैं, सामुदायिक स्तर पर जब हास्य पैदा होता है तो यह समस्या बन जाता है। जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है और उसके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, तो उसकी बात सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह जाती, वह कमर्शियल हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जस्टिस बागची ने कही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि चूंकि इसका संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, इसीलिए इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्देश दिया है। होता क्या है, जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। सुनवाई खत्म होने के बाद फिर हाई कोर्ट कह देता है कि ठीक है, अब इसका फैसला बाद में सुनाया जाएगा। वो फैसले को सुरक्षित रख लेता है। लेकिन सवाल यह है कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, कितने लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। देखने में आया कि साल साल भर तक फैसले सुरक्षित रखे हुए हैं और उनके बारे में फैसला सुनाया नहीं गया है। इस बीच में जो वादी प्रतिवादी हैं, दोनों द्वंद्व में झूल रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता, अगर वो सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे, लेकिन वो तो फैसला आया ही नहीं है और वो बस झूल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अब एक निर्देश दिया है। निर्देश ये दिया है कि जो भी फैसले सुरक्षित रखे गए हैं, 3 महीने के अंदर अंदर उनके निर्णय सुना दिए जाएं और यदि 3 महीने में सुनाए नहीं गए हैं तो फिर वहां के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों को वे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लाएं, ताकि जो चीफ जस्टिस हैं
वे फिर इस मामले को उस पीठ के सामने ले जाएं और उनसे कहें कि आप इसका फैसला जल्दी सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा कि यदि फैसले सुरक्षित रख लिए जाते हैं और उनमें देरी की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो वादी है न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास खो देता है, जिससे न्याय के जो उद्देश्य हैं वे विफल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा संकट ये होता है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है तो जो वादी है वो वहाँ के चीफ जस्टिस के पास भी नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकता। तो यह एक प्रकार से अन्याय की ही स्थिति है। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो IADWS के बारे में है। आपने अखबार में शायद इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। IADWS इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में इसे आप कहेंगे एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली। इंग्लिश में हो जाएगा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, यानी कि एक वेपन का एक ऐसा सिस्टम या हथियारों की एक ऐसी प्रणाली जो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड है मतलब जो एक साथ कई काम कर रही है वो एक ही सिस्टम लेकिन एक साथ उससे कई काम हो रहे हैं। ये हमारे डिफेंस के लिए है और हमारी रक्षा के लिए है और इसका बहुत सफल तरीके से भारत ने परीक्षण किया है और इसे हमारी सुरक्षा क्षमताओं में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि यह स्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली है जो दुश्मन के हवाई खतरों से हमारे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। अब आप देखिए कि इसमें से किन प्रणालियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसे शायद आपको जो इंटीग्रेटेड शब्द है इसके बारे में कुछ अनुमान लग जाएगा। तो परीक्षण के दौरान मिसाइल सिस्टम, ड्रोन पहचान और नष्ट करने की प्रणाली, कमान एवं नियंत्रण तंत्र, संचार और राडार सभी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। आप देखिए कि एक साथ कितनी सारी प्रणालियां इससे जुड़ी हुई हैं। बाकायदे मिसाइल सिस्टम भी उसमें है, ड्रोन को भी पहचान ले रहा है, उन्हें नष्ट भी कर दे रहा है, कमांड और नियंत्रण तंत्र है, संचार व्यवस्था भी है, राडार भी है। इसीलिए इसे कहा गया इंटीग्रेटेड। मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसी तरह की एक और खबर है, यह है विशाल रॉकेट को लेकर जिसका नाम है स्टारशिप। इसका 10वां परीक्षण किया है। किसने किया है? हमने नहीं किया है, स्पेस एक्स ने किया है। क्या आप स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं? ये एलन मस्क की कंपनी का नाम है। तो इसने जिस रॉकेट का परीक्षण किया उसका नाम है स्टारशिप और इसे ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहली बार स्टारशिप ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट तैनात किए हैं और इस सफलता को एक प्रकार से मस्क के मंगल मिशन और नासा की चांद पर वापसी योजनाओं की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। शायद आपने पढ़ा हो कि नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए स्टारशिप को चुना है। वहीं एलन मस्क का लक्ष्य अगले साल ही बिना इंसान वाला स्टारशिप मंगल ग्रह पर भेजने का है। तो इस टेस्ट फ्लाइट की सफलता ने इन दोनों मिशनों को एक नई उम्मीद जगा दी है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ खबरें थी इस विषय पर, बस इतना ही। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।